morning, dear students. As you know very well that we have started a revision of PT1 syllabus, and the previous lecture I have discussed some topics of chapter 1, and in this lecture I will discuss psychology as a discipline. यहाँ पर बात हो रही है कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या है. डिसिप्लिन क्या है? यहाँ पर डिसिप्लिन का मीनिंग है यहाँ पर स्ट्रीम कि जैसे अब आपने क्या लिया है, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम लिया है, किसी बच्चे ने साइंस स्ट्रीम लिया, तो किसी बच्चे ने कॉमर्स स्ट्रीम लिया. तो यहाँ पर जो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि साइकोलॉजी को किस डिसिप्लिन में हम रखेंगे. क्या वो साइंस में आएगी, क्या वो सोशल साइंस में आएगी, या फिर किस में आएगी, किस कैटेगरी में हम उसको रखेंगे. सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस. ओके, इट हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट साइकोलॉजी हैज़ इट्स रूट्स इन फिलॉसफी. ये हमने आपको पहले ही बताया था कि जो साइकोलॉजी का इमर्ज हुआ है वो कहाँ से हुआ है आपका, जो उसकी रूट्स हैं वो कहाँ से निकली हैं आपकी फिलॉसफी से. ओके, however modern psychology has developed because of the application of the scientific method to study psychological phenomena. अब ये जो आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो डेवलप क्यों हुई है? क्योंकि वो क्या करती है, अप्लाई करती है साइंटिफिक मेथड्स को. ठीक है, और किसके लिए? टू स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमिना. कोई भी स्टडी जो हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर आती है वो क्या करती है, वहाँ पर कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं हम? साइंटिफिक मेथड. अगर कोई पर्सन है, अगर हमने दो पर्सन देखे और हमने कहा कि ये जो बंदा है बड़ा ही रिजर्व नेचर का है, ये इंट्रोवर्ट नेचर का है, तो हम ऐसे ही नहीं बोल देंगे. किसी के लिए हम कोई व्यूज़ ऐसे ही नहीं दे देंगे. वहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर तरीके से हम व्यूज़ देंगे. ये तो एक नॉर्मल लोगों का, जनरल लोगों की लैंग्वेज होती है कि किसी के लिए कुछ भी बोल दिया, लेकिन एक जो समझदार बंदा है वो किसी के लिए कोई भी वर्ड्स ऐसे यूज़ नहीं करता जब तक पूरी तरह से उसको प्रूव ना कर दे. अगर हम किसी को कह रहे हैं कि वो मूर्ख है, तो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में ऐसे किसी को मूर्ख नहीं बोल दिया जाता. उसके ऊपर एक पूरी रिसर्च की जाती है कि आखिर वो बच्चा या जो भी पर्सन है वो मोरन की कैटेगरी में क्यों आ रहा है, उसका आईक्यू लेवल कितना है. तो आईक्यू लेवल जब हम मेज़र करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, साइंटिफिक मेज़रमेंट करेंगे उसका. ठीक है, उसी के बेसिस पर हमने क्या माना, साइकोलॉजी को एज अ नेचुरल साइंस माना, क्योंकि वो क्या करता है, साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है. किसकी स्टडी करने के लिए? टू स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमिना. साइकोलॉजिकल फिनोमिना आपका कोई भी हो सकता है, लाइक इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, किसी की मेज़र करना, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये होते हैं आपके साइकोलॉजिकल फिनोमिना. साइकोलॉजी को मैं ऐसे नेचुरल साइंस इसलिए भी कंसीडर करते हैं क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिज़िकल साइंस. अब आपका जो माइंड है वो किसकी एक्टिविटी है? ब्रेन की एक्टिविटी है. ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटीज़ चलते हैं वो क्या है, आपकी माइंड है. ठीक है, अब आप कहेंगे कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है. ब्रेन क्या है? ब्रेन वो थिंग है जिसको हम टच कर सकते हैं एंड वी कैन सी दैट, बट we can't see or touch the mind. So it is the basic difference between mind and brain. Okay, so ये जो हमारी बायोलॉजी है उसके अंदर क्या करते हैं हम, तरह तरह के ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, उनका स्टडी करते हैं. तो साइकोलॉजी में भी बायोलॉजी की स्टडी की जाती है, क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स है उनका बहुत कुछ इफ़ेक्ट भी हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट पर पड़ता है. सपोज़ किसी बंदे के अंदर डोपामाइन है. डोपामाइन क्या है? एक हार्मोन है. अगर वो डोपामाइन वहाँ पर कम मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, उसका सेक्रेशन कम हो रहा है किसी पर्सन के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो पर्सन ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, सैड रहेगा. क्योंकि ये जो डोपामाइन आपका हार्मोन है वो क्या करता है, हैप्पी रखने वाला हार्मोन है. अगर किसी पर्सन के अंदर डोपामाइन की कमी हो जाती है तो वो पर्सन बिना किसी बात के भी दुखी रहने लगता है, उसको हर चीज़ में निगेटिविटी नज़र आने लगती है. तो ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड हो गया, आपका बायोलॉजी से कनेक्टेड हो गया कि अगर किसी बंदे की साइकोलॉजिकल स्टेट है उस पर किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपकी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस चल रही है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन है, उसका भी इफ़ेक्ट उस पर पड़ रहा है. इट मीन्स कि साइकोलॉजी में बायोलॉजी का भी बहुत कुछ
बड़ा रोल है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट इसमें आता है टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है आपकी वो किसको एक्सप्लेन करती है? आपके ह्यूमन बिहेवियर को। ये आपको पता ही है बेटा कि जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च होती है वो भी किसी न किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। अगर आप कोई साइंस की लैब में जाके, फिजिक्स की लैब में जाके, केमिस्ट्री की लैब में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन भी करते हैं ना फिर जाकर। तो उसी तरह से अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारा जो रिसर्च का क्राइटेरिया वो होता है, क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर होता है। हम ह्यूमन बिहेवियर को मेज़र करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। फिर डाटा कलेक्शन, हम डाटा कलेक्ट भी करते हैं। जिस तरह से हमारी ये जो नेचुरल साइंसेज होते हैं इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पर हम थ्योरम देते हैं। उसी तरह से हमारा जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जब अभी आप लोग स्कूल ओपन होंगे आप लोगों के, तो आप लोग जब लैब में जाएंगे तो आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर डाटा कलेक्ट करेंगे। आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और उस डाटा कलेक्शन के बेस पर आप क्या करेंगे? थ्योरम देंगे। ओके, स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। अब जिस तरह से नेचुरल साइंस में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मेज़र किया जाता है, उसी तरह से जो आपकी साइकोलॉजी है उसमें एक कॉज होता है, कोई कारण होता है और उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? नेचुरल साइंस की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये हमारा कैरी कौन कर रहा है? हमारी साइकोलॉजी भी कर रही है। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। ओके, अब आता है आपका साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई डिस्कार्ड्स लेटर ऑन बाय द डेवलपमेंट इन फिजिक्स हैज़ ग्रोन बाय फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड अ हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल. The model suggests that scientific advancement can take place if you have a theory to explain a phenomena. Okay, जैसे फिजिक्स में हमारी एक अगर हम फिजिक्स को लेते हैं तो उसमें क्या है, हमारा क्या होता है कि अगर हम कुछ रिसर्च करते हैं तो उसकी एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं, चाहे वो प्रूव हो या ना हो। अब वो हाइपोथेसिस आपकी झूठी भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। उसी तरह से जो आपका साइकोलॉजी है उसमें भी हम क्या करते हैं? एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डिडक्ट करते हैं उसको कि वो ट्रू है या नहीं है। ओके, सो ये सारी क्वालिटीज़ क्या प्रूव करती हैं कि साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस ग्रो कर रहा है। ओके, अब सेकंड है आपका साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. We mentioned above that psychology is recognized more as a social science because it studies the behavior of human beings in their socio-cultural context. अब अभी ऊपर हमने बात की थी कि साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस, लेकिन जो साइकोलॉजी है उसका जो मेन रोल है वो कहाँ पर है? आपका जो ह्यूमन बींग्स है उसके जो बिहेवियर हैं सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में, उन बिहेवियर को स्टडी करने का है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम मेनली क्या करते हैं? साइकोलॉजी के से सोशल साइंस कंसीडर करते हैं। ह्यूमंस आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, दे ऑल्सो क्रिएट दैम। अब जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में जिसमें वो रह रहे हैं, जिस तरह की कल्चर में, जिस तरह की इन्वायरमेंट है, जिस तरह का सोशल इन्वायरमेंट उनको मिला हुआ है वो ही उन पर इफ़ेक्ट डालता है। कई बार क्या होता है, वो खुद भी उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। ओके, साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकसेस ऑन ह्यूमंस एज सोशल बीइंग्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ रंजीता एंड शबनम. यहाँ पर एक इन्होंने स्टोरी भी दी है बेटा रंजीता एंड शबनम की, इसको आप लोग खुद से रीड करेंगे और जब हमारी जूम क्लास होगी तब मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आपने इस स्टोरी को पढ़कर क्या सीखा। ओके, तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो क्या करती है आपकी? वो इस पर वर्क करती है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो एज ए सोशल बीइंग्स होते हैं। भाई बिना सोसाइटी के ह्यूमंस का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, तो वो इसको बेस मानकर साइकोलॉजी स्टडी करती है। जो आपका साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस अगर हम मान कर चल रहे हैं तो वहाँ पर जो डाटा कलेक्शन होता है वो कैसे होता है बेटा? अंडर नेचुरल बिहेवियर। लाइक अभी हमने बात की थी जब एज ए नेचुरल साइंस, तो हमने कहाँ कलेक्ट किया वो डाटा? लैब में किया या फिर कंट्रोल सिचुएशंस में किया। कंट्रोल सिचुएशंस आपको मैंने बताई थी जहाँ पर हम क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशंस को, तब उसको हम अपने
एक्सपेरिमेंट के अनुकूल बनाकर किसी भी सिचुएशन को तब एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमें जो बेटर रिजल्ट हैं वो मिले। लेकिन ये जो आपका, अगर हम साइकोलॉजी को एज ए सोशल साइंस मानते हैं तो वो क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं अंडर नेचुरल बिहेवियर। जैसा भी कोई बंदा नेचुरल बिहेवियर कर रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट में, उसके बेस पर डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, ना कि उसमें कुछ कंट्रोल मैनर में कुछ किया जाता है, कुछ चेंजेस किया जाता है। सपोज़ कि एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो अगर हम एज ए सोशल साइंस उसको स्टडी करते हैं तो हम क्या करेंगे कि उसके स्कूल में भी उसका बिहेवियर देखेंगे, उसके घर पे भी बिहेवियर देखेंगे, उसका प्लेग्राउंड में भी बिहेवियर देखेंगे, उसके बेस पर हम एनालाइज करेंगे कि किसी पर्टिकुलर जगह पर जाके ज़्यादा एग्रेशन होता है, इस जगह कम होता है, ठीक है, या इस जगह पर जो है बीच का रहता है, ना ज़्यादा वो एग्रेसिव होता है ना ही ज़्यादा वो काम होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, हमने कंट्रोल मैनर में कुछ नहीं किया, जो भी कुछ वो जैसा भी कुछ करता है वैसा हमने उसके बेस पर डाटा कलेक्ट कर लिया। ये सब क्या है, एज ए सोशल साइंस हम जब साइकोलॉजी को मानते हैं तब ऐसा करता है। ओके, इट स्टडीज हाउ पीपल बिहेव इन गिवन सिचुएशन विच इज़ अनप्रडिक्टेबल। अब जो हमारी साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस किस चीज़ की स्टडी करती है, हाउ पीपल बिहेव इन गिवन सिचुएशन। इट मीन्स कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं अगर कोई सिचुएशन उनको मिलती है और वो सिचुएशन कैसी है, अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं हो, कुछ नहीं पता है उनको, अचानक से कोई उनको वो सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पर उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो इसकी स्टडी कौन करता है, आपका साइकोलॉजी करता है, अगर हम एज ए सोशल साइंस उसको कंसीडर करता है। मान लीजिए अभी आपका कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 क्या प्रेडिक्टेबल था? नहीं था, उसके बारे में कभी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कोई ऐसी भी बीमारी आएगी, एक ऐसा भी डिसीज़ आएगा जिसमें पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस्ड होगा उस चीज़ से। आपका जो सुपर पावर अमेरिका है वहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इस चीज़ से, और इंडिया तो है ही है, ठीक है। तो ये क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बेटा तो आप उसमें देखते हैं कि डेली जो है सुसाइड्स की न्यूज़ आती हैं, उसमें क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, उनका जो मेंटल लेवल है वो डाउन हो रहा है, उनमें स्टेबिलिटी का खतरा है, उनकी जॉब्स जा रही हैं, या अगर जॉब कंटिन्यू करी भी हुई है तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जितनी सैलरी उनको दी जा रही है उसी में बंदे को काम करना पड़ रहा है, नहीं तो वो बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अनस्टेबिलिटी है, बंदे के पास रोज़गार नहीं है, अगर रोज़गार है भी तो सैलरी नहीं है, तो वो सब चीज़ें क्या है, नीड्स कहाँ से पूरी करेगा इंसान। तो ये जो चीज़ें हैं उसने स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और आपके अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स बंदे के अंदर भरती हैं कि वो सुसाइड की तरफ चल देता है, जबकि रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती है। अगर ये कोविड-19 आया है तो एक ना एक दिन ये जाएगा भी, तो यहाँ पर क्या है, हमें होप नहीं खोनी चाहिए। तो ये जो हमारा अगर साइकोलॉजी है एज ए सोशल साइंस, इसको अप्लाई करें, यूज़ करें यहाँ पर कोविड-19 के कंटेक्स्ट में, तो वो क्या करेगा, इस अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा, उसके बेसिस पर वो डाटा कलेक्ट करके क्या करेगा, एक थ्योरम बनाएगा। ओके, अभी बहुत सारे काउंसलर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी वर्क कर रहे हैं इस तरह से। डॉक्टर्स तो अपना वर्क कर रहे हैं, वो तो फिज़िकली पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनका जो डिसीज़ है उसको दूर भगा रहे हैं। लेकिन ये जो मन के अंदर एक डिसीज़ आ गया है लोगों का कि कोविड-19 अब शायद उनके लाइफ में कुछ नहीं छोड़ेगा, तो उस डिसीज़ को कौन दूर कर रहा है, आपके साइकोलॉजिस्ट दूर कर रहे हैं। उनके अंदर जो निगेटिविटी है, उनके अंदर जो एंग्जाइटी है फ्यूचर को लेकर, जो होपलेसनेस है, उसको कौन रिमूव कर रहा है, आपके साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं। उनके अंदर एक होप जगा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि अब उनका जो 1 ईयर है पूरा वेस्ट हो गया है, और वो स्टडी के लिए कोचिंग सेंटर्स नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या है, वो भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आज आपके साथ है वो अदर स्टूडेंट्स के साथ भी तो है। ऐसा तो नहीं है कि अगर 100 बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में जाने के लिए नहीं मिल रहा,
अच्छी जगह स्टडी करने के लिए नहीं मिल रही, तो बाकी जो 50 बच्चे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसा है अगर, तब तो ठीक है कि आपके साथ गलत हो रहा है, और वो जो 50 स्टूडेंट्स हैं जिनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, तो वो बच्चे आगे करियर ऑप्शन उनके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। पर ऐसा तो नहीं है ना, सभी बच्चों के लिए सेम है, सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है या काउंसलर्स हैं, उनका क्या काम होता है, वो बंदे के अंदर एक होप जनरेट करते हैं कि हाँ ठीक है, ये सिचुएशन आई है, हम इससे फाइट करेंगे और इससे ओवरकम करके बाहर निकल आएंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है हम उसको रिगेन कर लेंगे। सो ये क्या है, ये सोशल कंटेक्स्ट की तो बातें हैं भाई। आपका जो नेचुरल साइंस है उसके अंदर तो इस तरह की सोशल चीज़ें मेज़र नहीं की जाती। जो चीज़ें हमने यहाँ पर एज ए सोशल साइंस मानकर यहाँ पर जो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस थी, उसमें किसी बंदे का व्यवहार कैसा होता है, किसी पर्सन का व्यवहार कैसे चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर हमने स्टडी की। लेकिन जो नेचुरल साइंस है उसके जो रिसर्च के जो वो होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो अलग होते हैं, और एज ए सोशल साइंस अलग होता है, क्योंकि जो सोशल साइंस है वो सोशल कंटेक्स्ट में बात करता है। ओके।